अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। पीडीएम पर हुकूमत इल्जाम लगाती थी कि सर्दियां आते ही मुतहर्रिक हो जाती है, लेकिन अब की बार जाती सर्दियों में पीडीएम ज्यादा मुतहर्रिक है। मुलाकातें हो रही हैं। पहले पीपल्स पार्टी मॉडल टाउन आई, फिर चौधरी बिरादरान से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ। पहले साबिक सदर आसिफ अली जरदारी मिले, MQM मिली, गुज़िश्ता रोज मौलाना फजलुर रहमान की आमद हुई और आज शहबाज शरीफ 14 साल बाद चौधरी बिरादरान से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुंचे। तमाम मुलाकातों का मकसद एक ही है, कौमी असम्बली में अदम एतमाद की करारदाद लाना। चौधरी बिरादरान क्या फैसला करते हैं, बहुत कुछ इसी पर मुनहसर है। इसके अलावा भी इत्तेहादी जमातों के फैसले की अहमियत बढ़ गई है। MQM भी इजलास कर रही है, तरीन ग्रुप की सियासी अहमियत भी बढ़ गई है। ये फैसले अहम हैं। हुकूमत को लगता है कि अपोजिशन अब मिन्नत समाजत पर आ गई है और एक दूसरे की शक्लें ना देखने के रवादार एक दूसरे से ही मुलाकातें कर रहे हैं। जो इत्तेहादी हैं वो हमारे साथ खड़े हैं। अब बात जो है वो मिन्नत समाजत के ऊपर आ गई है, तरलो मिन्नतों के ऊपर आ गई है। इन्होंने वीडियोस का सहारा लिया, ऑडियोस का सहारा लिया, सारे सहारे इन्होंने ले लिए। उसके बाद जो है अब जाके जरदारी के पांव पकड़ लिए। जिनको ये कभी मिलना नहीं पसंद करते थे, हमने उनकी भी शक्लें दिखा दी हैं। तो अच्छी बात है, सबकी जो है वो चाय की दुकान चल पड़ी है, मुलाकातें हो रही हैं। अगर इमरान खान ना होता तो आसिफ अली जरदारी का शहबाज शरीफ की शक्ल देखता? उन्होंने तो सड़कों पर एक दूसरे को घसीटना था। दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी जबरदस्त कुलिया लेकर आए हैं। उन्होंने अदम एतमाद के बाद कौमी असम्बली के फौरी नए इंतखाबात की बात की है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सूबाई असम्बलियां अपनी मुद्दत पूरी करेंगी, जबकि मौलाना फजलुर रहमान PDM इजलास के बाद कह चुके हैं कि कौमी असम्बली के बाद सिंध के अलावा बाकी असम्बलियों में अदम एतमाद लाएंगे। की जमात पर आप एतमाद रखते हैं? देखिए, सियासत में जब आप बड़े इक़दाम और बड़े फैसले करते हैं तो उसके लिए फिर बड़ा दिल भी करना पड़ता है और जो मुश्तरकात होती हैं उनके लिए हालात होते हैं। जैसे कि आपने सवाल किया कि पिछली दफा तो उस वक्त मुश्तरकात नहीं थे, अब वो हालात बदल गए हैं। उस वक्त खेल किसी और के हाथ में थे, अब उनके हाथ से निकल चुके हैं। पार्टी से बात न्यूट्रल है, एम्पायर कहते हैं उसे जो न्यूट्रल हो। इन पहलुओं पर बात होगी आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा आज वजीर आजम इमरान खान ने साबिक सिफारतकारों और सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है। चीन, रूस, अमरीका, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात के अलावा मुल्की मसाइल पर भी उन्होंने बात की। मगर हम आगाज करेंगे अदम एतमाद जिसे लेकर अपोजिशन की मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कामयाबी की सूरत में क्या कुछ अपोजिशन के पास है, कोई प्लान मौजूद है या नहीं, और नाकामी की सूरत में आखिर अपोजिशन की स्टैंडिंग क्या रह जाएगी, इस पर बात करेंगे। जो मेहमान मेरे साथ मौजूद है, बहुत ही प्रेस्टीजियस पैनल और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से हमें ज्वाइन करें, जानने की कोशिश करेंगे ग्राउंड रियलिटी है क्या। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजहर अब्बास साहब हमारे साथ हैं, शहजाद चौधरी साहब किस तरह रीड कर रहे हैं मौजूदा पॉलिटिकल सिचुएशन को, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। और या साहब आपके जानिब आऊंगी। सबसे पहले अदम एतमाद की तहरीक अपोजिशन का राइट नाउ सबसे बड़ा एजेंडा है। गेंद चौधरियों के कोर्ट में जा चुका है, सबने मुलाकातें कर ली, हतमी मुलाकात, फैसला कुन मुलाकात शहबाज शरीफ ने आज की है। क्या फैसला करेंगे चौधरी बिरादरान? देखिए, अभी तक तो जो मुलाकात की नौयत का तल्लक है उसमें तो कोई इस तरह की बात ही नहीं हुई। गैर रस्मी सी बातें हुई हैं। जो मुझे मालूमात का है वो ये है कि वहाँ आए हैं, बैठे हैं, बीमारी का जिक्र हुआ है, अस्पताल के फ़ोन का जिक्र हुआ है, इस तरह की चीज़ें। और वो जिस तरह का क्राउड वहाँ लेके गए हुए थे उससे उस तरह के क्राउड में इस तरह की बातें होती नहीं होती। और अगर कुछ ये समझता है कि यहाँ सादक भी जाएंगे और तारड़ साहब भी जाएंगे और वहाँ से शाफे भी बैठा होगा, सालक भी बैठा होगा, तो ये बात होगी ऐसी बात। और वो अंदाज़ा, और यही वजह है कि असद जरदारी साहब जो हैं वो आज मिलने जा रहे थे सिराजुल हक साहब के पास और उन्होंने वो जाहिर बात है उन्होंने अपना दौरा जो है वो कैंसिल कर दिया है। अगरचे कि बीमारी है लेकिन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसमें आप अस्पताल से उठ के घर जा सकते हैं और वहाँ से तो चंद किलोमीटर के फासले पर मंसूरा नहीं जा सकते। असल मसला बुनियादी तौर पर यह है कि अदम एतमाद की जो सूरत हाल है इसमें सबसे आसान टेस्ट है। आप सेनेट में तो आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं, तो आप कल सेनेट में ले आए, फिर बाकी चीज़ों में देखते जाएंगे, वहीं से आपको पता चल जाएगा कि आपकी हैसियत क्या। वहाँ तो आपको किसी की जरूरत नहीं है, ना काफिले की जरूरत है, ना किसी और चीज़ की जरूरत है। सबसे पहले सेनेट में ले आए, टेस्ट पता चलेगा कि आपके पास जो लोग हैं कितने आपके साथ हैं और कितना आपका आप पे उन पर भरोसा है, उनका आप पे भरोसा है। तो असल बुनियादी तौर पर वजह यह है कि पाकिस्तान में अब मीडिया तौर पर एक सियासी एक्टिविटी बन चुका हुआ है।
जलसे जुलूस और ये जो इस पार्लियामेंट के साथ मीडिया, तो मीडिया में जिंदा रहने का एक शानदार तरीका यह है कि कोई ना कोई एक इशू जो है उसको खड़ा किया जाए और उस इशू के साथ गुफ्तगू की जाए और जिंदा रहा जाए सियासत के मैदान के अंदर। और मुझे भी लगता यही है, वरना 6 दफा ऐसा हो चुका है कि अक्सरियत में होते हुए भी या नामी अक्सरियत में होते हुए भी इन्होंने वो बिल पास हुए हैं बावजूद उनकी मुखालफत के। और आखिरी वाला तो मोहर तस्दीक सब्त हो गई ना इस बात के ऊपर कि जिस तरह से वो बिल जो है सेनेट का उसका पास हुआ, स्टेट बैंक का पास हुआ है कि कुछ भी नहीं हो पा रहा, बस लोगों में पलटना झपटना पलटना, लहू गर्म रखने का एक बहाना, वो वाली कैफियत है। वरना इसके लिए मुलाकातों की जरूरत ही नहीं। और साहब कतई कलाम की माजरत, वजीर आजम साबिक वजीर आजम शाहिद खान अब्बासी से 2 दिन पहले बात हुई, वो कहते हैं सेनेट छोड़ दें, सेनेट मुख्तलिफ मामला है, या माजी जो भी था उसको एक तरफ रखें। अगर हम पिछले 1 हफ्ते की रीडिंग करें, जितनी मुलाकातें लाहौर में हुई हैं, मॉडल टाउन में हुई हैं या चौधरी बरादरान की रिहाइशगाह पर हुई हैं, आप समझते हैं ये इतनी बड़ी एक्सरसाइज बिल्कुल बेमकसद है? और चौधरी बरादरान इतने लोगों को चाय पे अपने घर बार बार बुला रहे हैं कि आप पहुंचे और आ जाएं और हम बैठेंगे और बात करेंगे, फिर वो कहते हैं मतला अबर आलूद है, फिर इधर से मौलाना साहब भी गुफ्तगू करते हैं कि एम्पायर तो न्यूट्रल ही होता है। आपको लगता है कि सब कुछ बेमकसद एक एक्सरसाइज की जा रही है, सॉलिड कुछ भी नहीं ऑपोजिशन के हाथ में? देखिए, 15 अगस्त को जिस दिन तालिबान की हुकूमत आई थी, उसके कुछ 10 दिन के बाद मैंने कहा था कि अब सूरत ऐसी है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान जो है वो मौलाना फजल रहमान साहब को दे दिया जाएगा, और उनको दे दिया गया। आप हैरान होंगे कि वो लोग जो कि जिनका कभी दीन, सियासी तंजीम, पार्टी से कोई तल्लुक नहीं, असद अली जैसे लोग जिनका लाइफ स्टाइल ही बिल्कुल मुख्तलिफ रहा है, शुरू दिन से मुख्तलिफ रहा है, वो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होने के चक्कर में हैं और उसके साथ साथ और भी 6-7 लोग चक्कर के अंदर हैं। तो असल मसला ये है कि अगर आप कुछ ये समझता है कि कोई न्यूट्रलिटी है, असल में न्यूट्रल वो होता है जो किसी दूसरे के लिए मुखालिफ हो, इनके लिए न्यूट्रल हो जाए। मतलब यह है कि अगर फजल रहमान के साथ है एस्टेब्लिशमेंट तो वो न्यूट्रल है, अगर इमरान खान के साथ है, इमरान खान के लिए न्यूट्रल है, इनके लिए नॉन न्यूट्रल है। तो अब मसला सारा यह है कि अब अभी पिछले दिन एमकेएम के असहाब आए हुए थे, वो दोनों जो जहां पर वो मिल के गए हैं, वो रात को 1 बजे 1:30 बजे तक सारे मुख्तलिफ लोगों के साथ बैठे हुए थे एक जगह। वो यही कह रहे थे, कहते हमने इतनी बड़ी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद की, हम ये किया वो किया वो किया, लेकिन हमने ये रियलाइज किया है कि हम पूछ के सच बोलना चाहिए और पूछ के सच सब पूछ के आगे बढ़ना चाहिए, पूछ के मुलाकातें चली। ये मुलाकातें किसी को डराने के लिए हो रही हैं और वो डर भी जाएगा इंशाल्लाह कुछ दिनों में। अगर उन्होंने एक फिक्रा कहीं बोल दिया है, उन्होंने एक फिक्रा बोल दिया है कि मैं बाहर निकल के खतरनाक होऊंगा बहुत सख्त, अब उस फिक्रे को भुगत रहे हैं वो आज तक। ये बड़ा आपने नुक्ता उठाया, इस पे आएंगे, लेकिन शहजाद चौधरी साहब, अभी जो औरिया साहब बात कर रहे हैं, नून लीग और काफ लीग का एक पुराना माजी भी सियासी ताल्लुक भी रहा और आज भी खबरें यही थी कि सियासी ताल्लुक के हवाले से और सियासी मामलात के हवाले से मुलाकात रहेगी। आपकी राय में जो बामी बेअतमादी है दोनों के दरमियान, वो कितनी बड़ी रुकावट होगी कुछ कंक्लूड करने में, या फिर वही बात है कि पूछ कर आगे बढ़ना है और पूछ कर सच बोलना चाहिए, वो ये चौधरी बरादरान पर फिलहाल लागू आ रहा है, वहां पे सिग्नल नहीं है? नहीं, चौधरी बरादरान बहुत समझदार लोग हैं, बहुत पुराने सियासी गुरु हैं। मेरा ख्याल है उनको पता होता है कि कब पूछना और कब नहीं पूछना, कब ज़रूरत है और कब नहीं ज़रूरत। दूसरी बात यह है कि देखिए इस वक्त तो चौधरी बरादरान जो है वो देने की पोजीशन में है ना, वो लेने वाला हाथ तो है नहीं है, तो देने वाला हाथ तो हमेशा ऊपर होता है, तो मेरा ख्याल है वो उसमें भी कोई मसला नहीं है। और दूसरी बात, एक बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने आई थिंक किसी एक लीडर से मिलते हुए शायद जरदारी साहब से किससे बात की, उन्होंने कहा उस मुलाकात में जो बाद में उन्होंने बात की, उन्होंने कहा पहले ये अपना घर तो दुरुस्त कर लें, अपने अंदाज में उन्होंने बोला। उन्होंने कहा ये अपोजिशन वाले पहले अपना घर तो दुरुस्त कर लें, इन्होंने करना क्या है जब तक इनका कोई वाज़ेह तौर पे प्लान सामने नहीं आता। यही चीज़ एमकेएम वाले जब आए थे पीएमएलएन से मिलने शहबाज शरीफ से, तो जो कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके अंदर उन्होंने ये जिक्र किया, उन्होंने कहा जी कि हम कुछ भी ना लेके आए थे ना लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनके पास अभी कुछ वाज़ेह ही नहीं है कि इन्होंने करना क्या। अच्छा दी आयशा, अजीब मज़े की बात है कि एक ऐसा अदम एतमाद है जो असल में कोई नहीं करना चाहता, लेकिन उसके बावजूद सब जल्दी में आके हो जाए। ये बड़ी एक अजीब सी कॉन्ट्रडिक्शन है इसके अंदर, इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि अगला सवाल पैदा होता है कि अदम एतमाद के बाद करना क्या, अगर सक्सेसफुल सबसे बड़ा खतरा। शहजाद साहब, मैं यहाँ पे अगर आप इजाजत दें, क्योंकि मैं वही फिर बात करूंगी, शाहिद खान अब्बासी से 2 दिन पहले बात हुई तो मैंने उन्हें पूछा कि आपने हुकूमत भेज दी या वजीर आजम का अदम एतमाद काम, देन व्हाट, प्लान क्या है, होगा क्या?
तो ही वॉज नॉट क्लियर, वो फिर देखेंगे। अब हुकूमत चली गई, अच्छा आप अपने से किसी को खड़ा कर देंगे, हम फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएंगे। और यही बात कल रिपोर्ट भी हुई मौलाना साहिब और चौधरी बरादरान की मुलाकात को लेकर कि पूछा कि अच्छा उसके बाद स्ट्रेटेजी क्या है, नो आइडिया, कौन किस शेर के साथ कहाँ होगा, नो आइडिया। जी सर कहिए। आयशा, बड़ा अच्छा कि आपने मुझे याद करा दिया। आप ही के इंटरव्यू के अंदर आप ही के इस सवाल के बाद और आपने जब पूछा, उन्होंने कहा वो वज़ीर आज़म तो वही रहेंगे जो हैं अगर अदमात कामयाब हो जाती है, और नहीं वो नहीं रहेंगे, हम कोई और इंतजाम ले आएंगे। यानी एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक ऐसा मुहर्रिक अदम एतमाद का, उसको ये नहीं पता कि इसके बाद करना क्या, और ये किसी के पास जवाब नहीं है। चाहे वो MQM आती है इनसे मिलने के लिए, PMLQ के पास ही जाते हैं, हर कोई पूछता है जी कि आपने करना क्या है, उसके बाद क्या करेंगे। तो जब वो क्लैरिटी नहीं होती तो कोई किसी के हक में कुछ दे, लेकिन फिर भी जल्दी है कि 2022 में हो जाए। क्यों हो जाए भाई, किस लिए हो जाए? फिर ये औरिया साहब ने एक बात कही है, उसको पहले ऐड कर लेते हैं मजहर साहब के पास जाने से पहले। तो क्या कोई मखसूस नताइज हासिल करने के लिए हुकूमत पर ये दबाव बढ़ाया जा रहा है अपोजिशन की मेरा ख्याल है सियासी नताइज नहीं है इसके अंदर, ना ही मकसद है इनसे, ना कुछ चीज़ से कोई हैंडल करने वाली चीज़ है। इनकी दुआ ये है कि 2023 तक इमरान खान ले जाए किसी तरीके से, ताकि जो टूट फूट होनी है और हो जाए, वो इनके जिम्मे ना आए, और फिर 2023 में देखेंगे जाके कि शायद कोई ऐसा मुआवजा हो जाए कि हालात बेहतर हो जाए मुल्क के अंदर, सियासी और माशी दोनों। लेकिन उससे पहले जल्दी किसी और की चीज की पड़ी हुई है, वो अभी आपको बताएंगे मजहर साहब के किस चीज की मजहर साहब के पास चलते हैं। मजहर साहब, जल्दी की तरफ आने से पहले क्या ऑपोजिशन वाजे है जो गुफ्तगू हो रही है कि इन तिलों में तेल है या नहीं? गुज़िश्ता रोज मौलाना साहब चौधरी बरादरान को सेटिस्फाई नहीं कर सके, कोई ब्रेक थ्रू नहीं हुआ, यहाँ तक उन्होंने मौलाना साहब ने कह दिया कि धरने के खात्मे के बाद कोई अमानत रखवाई थी। तो सर आपको लग रहा है कि ऑपोजिशन का सॉलिड प्लान है या वहां भी क्लैरिटी नहीं है? शुक्रिया आशा। देखिए, पहले आ जाते हैं चौधरियों के ऊपर। चौधरीज का क्या रोल है? चौधरीज का मुझे वही रोल लगता है जो एक ज़माने में मरहूम पीर पगाड़ा का होता था, जो बरमला ये कहा करते थे कि मैं GHQ का आदमी हूँ। यानी ये उनका कोई ढकी छुपी बात नहीं होती थी, ये उनका बिल्कुल एक स्टैंडर्ड बयान होता था कि भाई मैं तो उनका आदमी हूँ। मनोअन यही चौधरीज का रोल है कि वो उस वक्त तक इधर से उधर नहीं होंगे जब तक उन्हें कहा नहीं जाएगा, और ये वो कहते हैं, और उनका यही रोल है। उनकी इमरान खान से चौधरी परवेज इलाही की या चौधरी बरादरान की 1 साल तक गुफ्तगू नहीं हुई थी। मुनिस इलाही की शक्ल देखना इमरान खान बर्दाश्त नहीं करते थे, लेकिन जब इमरान खान मुश्किल में आए तो उन्हें चौधरीज के घर भी जाना पड़ा, उन्हें मुनिस इलाही को वजीर भी लेना पड़ा। और यही सूरत हाल है कि उनको वो क्यों इस वक्त चाहेंगे कि कोई एक वीकर पोजीशन पे वो चले जाएं। उनके पास वो चौधरी परवेज इलाही इस वक्त पंजाब के डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर हैं। उनके पास 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट मुकम्मल तौर पे हैं जहां उनके पास पूरे इख्तियारात हैं उसमें। अब आ जाएं दूसरे फरीक की, MQM पाकिस्तान की इस वक्त वही पोजीशन है जिसका थोड़ा सा जिक्र औरिया साहब कर रहे थे। वो बिल्कुल एक तरीके से जकड़े हुए हैं। उनसे कहा जाता है वो कह देते हैं, उनसे इधर जाने को कहा जाता है वो इधर चले जाते हैं, उनसे उधर जाने को कहा जाता है वो उधर चले जाते हैं। तीसरे आ जाएं बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप। बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप बनी कैसे थी? सबको पता। पूरी मुस्लिम लीग नून का पासा पलट कर बाप बन गई थी। उस बाप के नतीजे में अब इस सारे सिनेरियो को आप सामने रखें और इसमें देखें कि 2018 में इन सब के बीच में लाके इमरान खान साहब को बैठा दिया गया था कि ये आप वजीर आज़म हैं उस वक्त तक जब तक ये 3 फरीक आपके साथ हैं। जिस दिन इनमें से कोई एक फरीक इधर से उधर हुआ तो आपकी हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। इमरान खान इस चीज़ को शुरू में तो वो समझे, बाद में वो समझे शायद वो बहुत ताकतवर हो गए हैं। तो जब उन्होंने अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की तो फिर इधर से उधर से चीज़ें इधर उधर होनी शुरू हो गई। चौधरीज ने कुछ कहना शुरू कर दिया, MQM ने कोई कहना शुरू कर दिया, बाप ने कुछ कहना शुरू कर दिया, और अपोजिशन ये समझी कि उनके लिए एक स्पेस बन रहा है, क्योंकि माजी में वो 3-3.5 साल नाकाम रहे अपोजिशन इमरान खान को डिसलॉज करने में। तो जहां इमरान खान के मामलात बिगड़े वहां अपोजिशन को एक स्पेस नजर आई। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है कि पार्लियामेंट के अंदर इमरान खान मजबूत है और पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन मजबूत है।
बाहर ऑपोजिशन कैसे मजबूत है? ये नहीं कि कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में। जितने बल्दियाती जो बाय इलेक्शंस हुए हैं वो किसने बाय एंड लार्ज ऑपोजिशन जीत रही है। बिल्कुल। जो बल्दियाती इलेक्शन एक हुए हैं, जो है पहला फेज हुआ है, उसमें ऑपोजिशन जीत रही है। बिल्कुल। उसमें अब दूसरा बल्दियाती इलेक्शन होने वाला है, सेकंड फेज जेयू उनका केपी में होने वाला है, और फिर पंजाब में सबसे बड़ा होने वाला है। तो मुझे तो ऑपोजिशन को ये एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं थी जो एक्सरसाइज वो इस वक्त कर रहे हैं। मजहर साहब, पता है कलामी की माजरत, यहीं पर आपका एनालिसिस चाहूंगी, थोड़ा सा इसी पॉइंट को एक्सप्लेन सामने रखते हुए दो एंगल से अगर आप इसका एनालिसिस दें। नवाज शरीफ साहब अदम एतमाद के हक में नहीं थे और खुलकर उनकी जमात की जानिब से बताया जाता रहा, वो चाहते थे कि अपना काम चलाएं और हुकूमत करें। नवाज शरीफ साहब कैसे कायल हुए? वो कोई रिस्क लेने के लिए कायल हुए हैं कि हमें अदम एतमाद की तरफ जाना चाहिए, या ऑपोजिशन इतनी पुरयकीन है कि 2014 वाली ऑपोजिशन के साथ जो हुआ था वो 126 दिन और फिर वापसी घरों को, इन्होंने रिस्क कैलकुलेट किया या इनके साथ वही हो जाएगा 2021 में? देखें, जब आप किसी के इशारों पे इधर उधर होते हैं, किसी की टेलीफोन कॉल पे इधर उधर होते हैं, तो फिर वो आप ये अपने तय कोई फैसला नहीं कर पाते हो। और यही ऑपोजिशन का अलमिया रहा है। वरना उनके नज़दीक ये भी था कि जी इस वक्त इमरान खान की हुकूमत को किसी से डिसलॉज कर दो। अगर 1.5 साल तक इमरान खान की हुकूमत स्मूथली गई तो ऐन मुमकिन है कि किसी हद तक वो महंगाई पे कंट्रोल कर लें, ऐन मुमकिन है कि माशी सूरत हाल बेहतर हो जाए, ऐन मुमकिन है कि ग्लोबल सिक्योरिटी की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए। तो अगर ऐसे सिनेरियो में इमरान खान अगले इलेक्शन में गए तो वो ज़्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। लिहाजा वो उनको एक अंडर प्रेशर भी रखना चाहते हैं, एक पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी को भी होने। और इसमें इमरान खान की सबसे बड़ी गलती यह है कि वो इस पूरे ट्रैप में कूद पड़े हैं। बजाय इसके कि वो चीज़ों को डिफ्यूज करें, वो खुद जलसे करने शुरू कर दिए हैं। उन्होंने खुद एक ऐसी फजा कर दी है, उनका वजीर दाखिला खुद ये कह रहे हैं कि 50 दिन अहम है, वजीर आजम खुद ये कह रहे हैं कि 3 महीने अहम है। जब हुकूमत जो वो तारीखें देनी शुरू कर दे तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? वो क्यों आएगा इन्वेस्टर जहां उसे वो नजर आएगा कि वजीर आजम को भी 3 महीने अहम लग रहे हैं, उनके वजीर दाखिला को भी 50 दिन अहम लग रहे हैं, तो भाई मुल्क की सूरत हाल खराब है, तो मैं इस ऐसे मौके पे क्यों इन्वेस्ट करूं? तो एक गैर यकीनी सूरत हाल ऑपोजिशन को सूट करती है। ऑपोजिशन ने टाइमिंग देखी है कि उन्हें अपॉर्चुनिटी मिल रही है। मगर औरिया मकबूल जान साहब, ये जो वजीर आजम की स्ट्रेटेजी की, जिसकी मजहर साहब बात कर रहे हैं कि इस तरह के बयानात देना, आपके ख्याल में हुकूमती बेंचेस की अपनी इस वक्त स्ट्रेंथ क्या है? वो खुद आपस में कितने जुड़े हुए और मजबूत हैं, या हुकूमत के लिए भी एक नर्व गेम बन गई है जो प्रेशर ऑपोजिशन बिल्ड कर रही है? देखिए, इमरान खान साहब का जब भी कोई मामला होता है, कोई ना कोई बचकाना हरकत उनकी ऐसी होती है कि जो साबित करती है कि वाकई उन्हें अभी तक स्टेटमेंट वाली सूरत पेश नहीं हो सकी। एक तो अब्बास साहब तो इस बात को कह रहे हैं ना कि वो पब्लिक में जाना शुरू हो गया और नहीं जाना चाहिए था। हर बात है, वाकई नहीं जाना चाहिए था। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आई, ये जो उन्होंने 8-10 नंबर दिए, ये कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से जो उन्होंने सियासी एडमिनिस्ट्रेशन चलाई है, कि जैसे किसी फर्म के अंदर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, ई ग्रेड होता है। उन्होंने बताया कि उनके कौन से वजीर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उन्होंने सामने उनको बता दिया मोटिवेट करने को कि जो अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा वो ऊपर के नंबर पे आएगा। ओ भाई, एक वजीर की पब्लिक इमेज होता है, आपने 100 लोगों को साथ लेकर चलना है। जिसको नहीं किया उसकी तो पब्लिक में गई ना, उसकी तो भज उड़ गई। आपने कितने लफ्जों का सवाब उठाया आपके। सबसे बड़ी बात तो यह है कि ये जो कॉर्पोरेट कल्चर वाले भी होते हैं ना, वो भी कंपटीशन के लिए वो करते हैं ताकि उसके हिसाब से आगे चलता रहे। वो भी अगर बात हुआ उसको छुपाना हो तो छुपा लेते हैं इन चीजों को, या ऐसा करते हैं कि सारों को दे देते हैं। इस तरह के मिला को उन्होंने चीजें चलानी होती हैं। खान साहब ने कमाल कर दिया। वजह यह है कि इशरत हुसैन साहब उनको एक मिल गए हैं, जो नाकाम तरीन आदमी थे अपनी सिविल सर्विस के अंदर। उनको जिंदगी के अंदर एक दफा सिर्फ 9 महीने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जेल में लगाया गया था। फिर वो निकल गए पढ़ाई वढ़ाई करने के लिए, वहां वर्ल्ड बैंक की ज़ादारियों में घूमते रहे, वहां से उधर से वीजा लेके वो
स्टेट बैंक के गवर्नर लग गए, अब वो सजेस्ट करते फिरते हैं पाकिस्तान के अंदर, और खान साहब को वो बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि खान साहब ने तो बेसिकली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के तौर पे चलाना है ना इस मुल्क को। और ये साहब तो फिर इसको पब्लिक थोड़ा सा लिमिटेड explain कंपनी में कीजिए। यही होता है। ये जिसे आप पब्लिक लिमिटेड कंपनी कह रहे हैं, जिन्होंने टॉप 10 दिए उनमें से 4 तो नॉन मतलब इलेक्टेड लोग नहीं है, और जो 4 उनमें बड़े इंपॉर्टेंट वुज़रा हैं, खारजा, दिफा, फिर आपका खजाना, चले वो इलेक्टेड नहीं है, लेकिन वजीर इत्तलात जो कि एक सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, इनमें से 2 तो बहुत ही ज्यादा और सेकंड इन कमांड भी कहलाए जाते हैं। तो फिर इनकी स्ट्रेंथ क्या रही आपस में? तंजीमें पहले जमात की तोड़ चुके, अब हुकूमत के अंदर वुज़रा के अंदर रिफ्ट होगी, तो इनके अंदर आपको जुड़ाव लगता है कि मजबूत पैरों पे है हुकूमत? जिस मुल्क में वजीरों को नापने के लिए शहजाद हसन अरबाब बैठा हुआ हो, मेरा वो बहुत करीबी किस्म का कुलीग रहा है, 1 साल 1.5 साल का फर्क है हम दोनों के अंदर, और जिन्होंने पूरी अपनी 30 साल में अपनी ब्यूरोक्रेसी की जो वैल्यूएशन रिपोर्ट्स ठीक ना की हो, उस शख्स की बुनियाद पे और उसकी रेटिंग्स की बुनियाद पे ये कमाल की बात आप करते हैं। आपको पता है कि जो रेटिंग जो होती है वो तो टीवी के अंदर भी एक दूसरे को कंपीट करने के लिए नहीं दिखाई देती, ताकि कोई डिसार्ट ना हो। आप इतनी बड़ी पॉलिटिकल लीडर और 22 करोड़ अवाम को बता रहे हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, तो खान साहब से हर दफा कोई ना कोई ऐसी हमाकत जरूर होती है कि जिससे वो या तो पता नहीं वो जानबूझ के करते हैं ताकि लोगों का असल इशू से बात हट जाए। अब वो बाहर निकलना शुरू हो गए हैं। ये मशवरा अयूब खान को भी किसी ने दिया था फातिमा जिन्ना के मुकाबले में, और पहली गोली चली थी पेशावर में और वापस आ गए थे। उसके बाद लोग कहते हैं कि जो सिक्योरिटी वाले थे उन्होंने खुद गोली चलाई थी कि भाईजान निकल जाओ, इस तरह के हरकतें मत करो, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है आपके लिए। अब खान साहब चूंकि वजीर आजम है, जब वो जलसे के लिए निकलेंगे तो ब्लू बुक तो खुलेगी, जब वो ब्लू बुक खुलेगी तो उस ब्लू बुक पे डिप्टी कमिश्नर भी अलर्ट होगा, डीआईजी भी अलर्ट होगा, एजेंसियां भी अलर्ट होंगी, वो सारा कैवलकेड भी चलेगा, वो सारा कुछ चलेगा। उस ब्लू बुक में आप कैसे जलसे कर सकते हैं? तो ये खान साहब को बुनियादी तौर पर ये मशवरा ही जिसने दिया वो गलत दिया है। हुकूमतें ऐसा नहीं करती। जुल्फकार अली भुट्टो के जमाने में हुआ ये तक, जब पीएनए की मूवमेंट चली तो एक भट्ट साहब होते थे लाहौर के अंदर, उन्होंने पीपल पार्टी का जुलूस निकाल दिया। भुट्टो साहब को गवर्नर हाउस में आया, उन्होंने कहा इधर आओ, तुम अपने आप को बहुत कुछ समझो, तुम मेरे दुश्मन हो या मेरे दोस्त हो, तुमने ये क्या किया, हरकत किया तुमने तो उनको मौका दे दिया। तो असल मसला यह है कि अपोजिशन से निकल के खान साहब अगर सोचें कि वो वाकई वजीर आजम हैं और वो ये सोचें कि वो वाकई उनके सर पे यकीन कर ले, और ये साहब वो वाकई वजीर आजम है, नहीं सोचने उनको अभी तक महसूस नहीं हुआ कि मुकम्मल तौर पे वजीर आजम। अच्छा चले गुफ्तगू को आगे। शहजाद साहब, हम सबको तो पता है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान है, 3.5 साल हुकूमत के हो रहे हैं। ये फरमाइएगा कि क्या जो ये अदम एतमाद की तहरीक लाने जा रहे हैं, मैं हुकूमत के अंदर बेंचेस की बात करती हूँ, एक इत्तेहादियों का ऑप्शन है, तीसरा एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि जहांगीर खान तरीन ग्रुप कहलाता है, और कुछ हम ख्याल के नाम से भी कुछ लोग इकट्ठे हैं जो दबाव डाल के 2-4 बार यहाँ पंजाब में भी फवायद हासिल कर चुके हैं। आपके ख्याल में क्या ऑपोजिशन की तरफ से बयान भी दिया गया, फिर वो अब्बासी साहब ने बात की कि हो सकता है हमें तो इत्तेहादियों की भी जरूरत ना पड़े, इस ऑपोजिशन के पास क्या इन हाउस तब्दीली तक जाना ही चांस है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के भी मामला आगे से अलग हैं, या ये चाहेंगे कि फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाएं? अच्छा, एक जुमला सिर्फ वो आप बात कर रही थी ना आर्या साहब से, प्राइम मिनिस्टर साहब की जो 10 वज़रा का जो चुनाव किया गया, उसके बारे में छोटा सा जुमला। देखिए, सबके सब 10 वो लोग हैं जिनसे प्राइम मिनिस्टर साहब को बिल्कुल किसी किस्म का कोई सियासी खतरा नहीं है। तो ये इसलिए भी जरूरी होता है कि यही पॉइंट वैसे मैं भी कल से सोच रही थी, ये बड़ा उस तरह का पॉइंट है अगर इसको देखा जाए कि सीनियर तरीन और वो लोग जिनकी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी और उस तरह की चीज है वो अगले 10 में दिखते हैं। बस इसको अब आप यहीं छोड़ दीजिए और अब आगे चल जाएं। और पिछले अगर आप 4 साल स्टडी करना चाहते हैं पीटीआई या इमरान खान साहब की हुकूमत के जो हुए हैं, गुजरे हैं, तो उसको इसी तनाजुर में आप देख लें तो आपको एक एक चीज़ समझ आ जाएगी कि क्यों ऐसा हुआ जो हुआ। बहरहाल इसको छोड़ते हैं, यहाँ पे अदम एतमाद की बात करते हैं। अदम एतमाद का इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि सबसे ज़्यादा अदम एतमाद पीएमडी के अंदर है, यानी ये जो मूवमेंट फॉर डेमोक्रेसी है ना, पीडीएम जो है, इसके अंदर मैक्सिमम सबसे पहले इनके अंदर है। इनको खुद से यकीन नहीं है कि जरदारी साहब क्या करने जा रहे हैं, और ये जो शरीफ हैं ये जरदारी साहब के साथ मिलके चल, इनका जब भी असल में कट हुआ है, जब भी इकट्ठे हुए हैं, 2008 में हुए हैं, उससे पहले चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया, जब भी इन्होंने कोशिश किया 90 की दहाई को, कभी एक हमारे पास बैकग्राउंड है, कभी भी इनको एक दूसरे पे यकीन रहा ही नहीं है।
इसलिए अभी आपने देखा कि यहाँ से मुलाकात करके गए, अगले दिन बिलावल भुट्टो साहब का एक जलसा था जिसमें उन्होंने कहा कि 27 फरवरी को ही हम अपना लॉन्ग मार्च लेके जाएंगे और उस वक्त ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब वो एक स्ट्रैटेजी भी हो सकती है कि जब हम लेके जाएंगे तो एक तरह से प्रेशर बिल्डअप होगा, ये प्रेशर सीरियली बिल्डअप होगा, यानी पहले हम जाएंगे, देखेंगे अगर इससे गवर्नमेंट और हिलती है कि नहीं हिलती, और फिर उसके बाद 23 मार्च का वगैरह जो है। तो मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ, लेकिन एक और जो चीज़, बड़ी बुनियादी चीज़ ये है कि सवाल ये पैदा हो रहा है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त ये हो क्यों रहा है खेल, या इस गवर्नमेंट के अंदर इस वक्त क्यों? क्योंकि एक ऐसी ऑपोजिशन जो कि अदम एतमाद का नाम तो ले रही है, लेकिन उसको खुद रास्ता मालूम नहीं है अदम एतमाद तक जाने का, उसके पास नंबर्स नहीं है वहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन वो उसने जैसे कहते हैं ना कि दरिया के अंदर छलांग लगा दी है कि देखते हैं क्या होता है, शायद कहीं से कोई ऐसी गैबी मदद आ जाए जो कि उनके नंबर पूरे कर दे। लेकिन सबसे उससे बड़ी बात जो ये हासिल करना चाहते हैं सियासी तौर पर कि ऐसा प्रेशर बिल्डअप किया जाए कि इमरान खान जो कि पहले से थोड़े से हिले हुए हैं, क्या और हिल के और ज़्यादा गलतियां करना शुरू कर देंगे? और वो गलतियां क्या हो सकती हैं? वो गलतियां एक उन्होंने पिछले साल नवंबर में अक्टूबर में की, इस तरह की खुदा न खास्ता कोई और गलती करने की कोई बिल्कुल इस मुल्क का मुतहम्मल नहीं हो सकता। आपको लगता है कि इमरान खान ऐसी कोशिश कर सकते हैं? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इख्तियार रखते हैं। देखिए, टेनिस के अंदर मैं बार बार ये मिसाल देता हूँ, एक चीज़ होती है फोर्स टेरर, एक होती है अनफोर्स टेरर। अनफोर्स टेरर इन्होंने पिछले साल किया था, इस दफा फोर्स टेरर करने की पॉसिबिलिटी डेवलप हो सकती है, और वो फोर्स टेरर नहीं करना चाहिए, उससे पाकिस्तान और बहुत ज़्यादा मुश्किल में घुस जाएगा। हम ये सारे तजर्बे करके देख चुके हैं। यही प्रेशर लेके पीडीएम जो है या वो लेके चल रही है इस वक्त, इमरान खान के इर्द-गिर्द चक्कर लगा रही है, घूम रही है, किससे गलतियां करवाओ और गलती करवाओ। अच्छा, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें बहुत गौर से इस हुकूमत को, इस सियासत को देखनी है। सियासत बदकिस्मती से ऑपोजिशन भी अगर ये जान ले कि उनके इन इक़दामात से क्या क्या गलतियां इस हुकूमत से सरजद हो सकती हैं और वो गलतियां पाकिस्तान के हक में कितनी गलत हो सकती हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हाथ हौला रखना चाहिए। 2023 का इंतजार कर लें, इसको पूरा कर लेने दें जो इन्होंने करना है पीटीआई ने, और उसके बाद फिर देख लें कि आगे किस तरह लेके चलना है। तो मेरा अपना ख्याल है कि जो अदम एतमाद है, वो अदम एतमाद इस वक्त ज्यादा आपको पीडीएम के अंदर नजर आता है, लेकिन उसके बावजूद कोशिश ये करनी चाहिए कि इस अदम एतमाद को एक लिमिट तक ले जाके फिर वापस बैक ट्रैक करें, 2023 तक इंतजार कर लें, ताकि हम किसी और बड़े तजर्बे या किसी और बड़ी मुश्किल के मुतहम्मिल हम नहीं हो सकते। ठीक है, शहजाद साहब की इसी गुफ्तगू पे मज़ा साहब, जरदारी साहब की जो सियासी चालें हैं वो अनमैचेबल रही हैं गुज़िश्ता 10-15 साल में, हमने उनको जब देखा है। आपके ख्याल में ड्राइविंग सीट पर शहबाज शरीफ है नून लीग में, और जो कमेंट्स अभी इन्होंने दिए हैं, एक तो इनके आपस के एतमाद की सूरत हाल और फिर कहाँ तक जाना है और कौन कहाँ खड़ा होगा, आपके ख्याल में वाकई पीडीएम यूज हो रही, यानी कि ऑपोजिशन इस्तेमाल हो रही है या नहीं हो रही है? देखिए, अदम एतमाद पर असल में एतमाद का फुकदान है। किसके? और हर तरफ देखिए, अगर इमरान खान से पहले आप इमरान खान को उठा लें, इमरान खान पहले दिन से, आज से नहीं, पहले दिन से जब जहांगीर तरीन भी पीटीआई का हिस्सा थे, उन्होंने कभी भी शाह महमूद कुरैशी को लाइक नहीं किया। अब उसकी जो भी वजूहात हो सकती हैं, वो शाह महमूद कुरैशी उनकी कभी भी उनकी गुड बुक का हिस्सा नहीं रहे। और अगर आपको याद हो कि जब जहांगीर तरीन, जब 2013 में पीटीआई के इलेक्शंस हो रहे थे, तो शाह महमूद कुरैशी और जहांगीर तरीन दोनों की आस्तीनें चढ़ी हुई थी एक दूसरे के खिलाफ। इमरान खान ने उस वक्त भी उनका झुकाव जो था वो जहांगीर तरीन की तरफ था, शाह महमूद की तरफ नहीं था। फिर शाह महमूद को जहांगीर तरीन ने हराया प्रोविंशियल असेंबली के इलेक्शन में, अब एक उम्मीदवार को। उस वक्त शाह महमूद ने इमरान खान से शिकायत की, इमरान खान ने उसे इग्नोर कर दिया। उन्होंने उस वक्त भी जहांगीर तरीन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। इमरान खान का सारा खेल जो बिगड़ा है वो जहांगीर तरीन की डिस्क्वालिफिकेशन पे बिगड़ा है। अगर जहांगीर तरीन डिस्क्वालीफाई नहीं होते तो आज इमरान खान पंजाब में बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होते। तो उनका सारा खेल उस वक्त से उसके बाद इमरान खान सियासी तौर पे, वो क्योंकि दो ही लोग सियासी तौर पे इमरान खान को बहुत उनके नजदीक बहुत साहिब साहब, ऐसी एक जुमला ज़हन में आ रहा है, बिगड़ा है या बिगाड़ा गया है? हमें तो इस सियासत में आज तक ये बात नहीं समझ आ सकी है। नहीं, बिगड़ा भी होता है, बिगड़ भी जाता है आदमी, बिगड़ा भी होता है, बिगाड़ भी दिया जाता है।
लेकिन दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इमरान खान के, और उसके बाद ये फील हो रहा है मुझे कि इमरान खान सियासी तौर पे जो है उनको कोई साहिब मशवरे नहीं दिए जा रहे। दो लोग उनके मेन प्लेयर्स होते थे पॉलिटिकल, जहां तक सियासत का ताल्लुक है, एक परवेज खटक और एक जहांगीर तरीन। ये दो लोग जब भी नेगोशिएशंस होती थी ये दो लोग जाके मुज़ाकरात करते थे। बिल्कुल। ये लोग चले गए हैं, तो अब उनके पास कोई ऐसा आदमी नहीं है, और इसीलिए वो बगाते खुद जाते हैं। वरना पहले वो जहांगीर तरीन को भेज देते थे, कहीं परवेज खटक को भेज देते थे। कभी आपने देखा कि इमरान खान ने शाह महमूद कुरैशी को भेजा हो किसी इत्तेहादी के पास मुज़ाकरात के लिए? ये जो सूरत हाल है, इसमें जिस तरह अभी शहजाद साहब कह रहे थे कि इमरान खान गलती पे गलतियां किए जा रहे हैं सियासी तौर पे, जब उनको रोक दिया जाता था, अब वो ये समझते हैं कि शायद ये बिल्कुल वही सिनेरियो है जो 97 में 2/3 मेजॉरिटी आने के बाद मियां नवाज शरीफ एक के बाद एक गलती करते चले गए। पहली गलती उन्होंने की जब उन्होंने फारूक लगारी से इमीडिएटली जाके कहा कि मैं 58(2) भी ख़त्म कर रहा हूँ। वहाँ से फारूक लगारी के साथ उनके, हालांकि उनको ये मशवरा दिया गया था कि अभी कुछ इंतज़ार कर लें। अगला जहांगीर तरीन वाला जहांगीर करामत वाला मामला हो गया, फिर सुप्रीम कोर्ट वाला मामला हो गया। तो वो ये समझे कि 2/3 मेजॉरिटी ऐसी आ गई है कि वो जो है वो अब अनचैलेंजेबल हो गए हैं, और जल्दी हमने देख लिया कि क्या हुआ। इमरान खान के पास बड़े मौके थे। इमरान खान की इस वक्त सिचुएशन ये है उनको कि वो ग्राउंड पे अगर वो जाएं तो उन्हें ग्राउंड पे वो सिचुएशन बहुत, उनके लिए, पार्टी के लिए बहुत जो है इस वक्त खतरनाक सिचुएशन है, इसलिए कि उन्होंने एक इलेक्शन हारने के बाद पार्टी तहलील कर दी पूरे मुल्क में। बिल्कुल। अब आप सोचे ना, इस वक्त पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं, पार्टी ऑर्गेनाइजेशन कहीं नजर नहीं आ रही। इस सारी सूरत हाल से ऑपोजिशन फायदा उठाना चाहती है। अब वो उनसे गलती ये हो रही है कि मुझे नहीं लगता कि इस वक्त ड्राइविंग सीट पर कोई भी ड्राइवर बैठा हुआ है, गाड़ी चल रही है और किसी को नहीं पता कि इसको ड्राइव कौन कर रहा है, और ये कहीं भी जाके या तो खुद टकरा जाएगी किसी जगह जाकर, क्योंकि अननेसेसरी मेरे लिहाज से अपोजिशन का बिल्कुल अनकॉल्ड फॉर मूव है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जब आपको ग्राउंड पे सपोर्ट मिल रही है, बल्दियाती इलेक्शन में आपको सपोर्ट मिल रही है, सर्वे ये कह रहे हैं कि आप बल्दियाती इलेक्शन अगला भी जीत सकते हैं पंजाब का, ये सारी चीजें अगर आपके हक में जा रही हैं तो ये एक ऐसी एक्सरसाइज जिसके लिए कभी आप क्यू के पास जा रहे हैं, कभी MQM पाकिस्तान के पास जा रहे हैं, कभी जो है किसी और से मिल रहे हैं। आप इस पार्लियामेंट को चलने दें, इमरान खान पे दबाव रखें। बल्दियाती, फर्ज करें एक सिनेरियो मैं सामने रखता हूं, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन PTI हार जाए, PTI कहां खड़ी होगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं, किधर खड़ी होगी PTI? तो मुझे तो ये एक्सरसाइज इन फ्यूटिलिटी लगती है। क्यों ऐसा फिर भी करें? हम एक ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद जो कहा वज़ीर आज़म को साहिब मशवरे नहीं दिए जा रहे। आज मुलाकात रही है सहाफियों से और सफारतकारों से, वहां पर भी कुछ गुफ्तगू रही, उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले वज़ीर आज़म को साहिब मशवरों की बात की जा रही थी और ज़मीनी हकीकत जानने की बात की जा रही थी। वज़ीर आज़म ने आज गुफ्तगू की सहाफ़ियों से, साबिक़ सफारतकारों से, तो बहुत से मसाइल के जवाब में उन्होंने एक तो 18वीं तरमीम की बात की, दूसरे चीन के निज़ाम की बात करते हुए कहा कि जमहूरियत के बगैर चीन ने कामयाबी हासिल कर ली क्योंकि वहाँ मेरिट और तसव्वुर मौजूद है। मज़हर अब्बास साहब, क्या जमहूरियत मेरिट और एहतसाब के कत्ल की बात करती है? क्या जमहूरियत को लेकर वजीर आजम परेशान हैं या समझते हैं कि वो अपने फैसले नहीं ले सकते, बंधे हुए हैं अपने मंशूर को लेकर? देखिए, इमरान खान साहब एक कंफ्यूज, खासतौर पे इस हवाले से हमेशा मुझे एक कंफ्यूज आदमी नजर आए हैं। उनके अंदर वो क्लैरिटी ही नहीं है डेमोक्रेसीज के हवाले। वेस्टर्न डेमोक्रेसी, रियासत मदीना से वो शुरू होते हैं, वेस्टर्न डेमोक्रेसी को आइडियलाइज करते हैं, चाइना के सिस्टम को प्रेस करते हैं और टर्की से इंस्पायर्ड होते हैं। तो अब वो आप मुझे बताएं कि ऐसे में वो खुद कौन सा सिस्टम चाहते हैं? उनके अंदर वो क्लैरिटी मुझे नजर ही नहीं आती। अगर आप इंडिविजुअली उनसे पूछे तो मुझे नजर ये आता है कि वो अथॉरिटेरियन सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से वो चाहते हैं, और उसकी वजह यह है कि उनका पूरा कैरेक्टर जो है ना, वो नजर ही वही आता है। जब वो क्रिकेट के ज़माने से आप देख लें कि सेलेक्टर्स जो है, सिलेक्शन कमेटी एक टीम मुंतखब करती थी, इमरान खान दूसरी टीम मुंतखब करते थे। अगर वो मैच कर जाए तो ठीक है, वरना सिलेक्शन कमेटी को इमरान खान की टीम को ही खिलाना पड़ता था।
तो ये उनका एक कैरेक्टर है उसका, और वो उसी तरह, इसीलिए वो जब सिस्टम्स की बात करते हैं तो वो हर जगह से इस जगह से ये चीज़ मुनासिब है, इस जगह से ये मुनासिब है। तो आपको अब उन्हें क्या पता, चाइना ने डेमोक्रेसी का, चाइना का अपना एक सिस्टम है, उस सिस्टम को उन्होंने एवॉल्व किया है, उन्होंने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज तब्दील की, रिफॉर्म्स की, लेकिन उनका जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स है वो बिल्कुल वही, वो उसी अंदाज में वो लेकर चलते हैं। आज भी चाइना की जो जमात है वो सोशलिस्ट ही जमात कहलाती है। तो मेरा ख्याल है उनके अंदर वो क्लैरिटी मुझे कम से कम सिस्टम्स के हवाले से नजर नहीं आती। ठीक है। और ये साहब 18वीं तरमीम को वो मुल्की मसाइल की बहुत बड़ी वजह समझते हैं, फिर रिफॉर्म्स उनके लिए नागुज़ीर भी बहुत हैं और वो अपोजिशन में भी कहते थे। तो क्या ये जो जिस तरह की उनकी गुफ्तगू है वो तब्दीली के लिए या कुछ अचीव करने के लिए गैर जमहूरी तरीक़ाकार की हिमायत भी कर सकते हैं, उस जानिब जा सकते हैं? देखिए, मसला सारा जो होता है कि इक़्तिदार के अंदर ना, हाँ वो बंदा डेमोक्रेसी में आए या किसी और तरीके, उसके अंदर जो ऊपर बैठता है उसके अंदर एक डिक्टेटर जरूर छुपा होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जब कोई बंदा गलत आके बैठ जाता है तो इसी जमहूरियत को वो टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, अक्सरियत की आमरीत में बदल देता है। हमारी ख्वाहिशें ऐसी हैं। नवाज शरीफ साहब जहाँ अमीरुल मोमिनीन बनने की ऐसी शदीद ख्वाहिश लेके उठे थे जिसकी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। खान साहब का तो मसला यह है कि अपने फेलियर को आप सिस्टम पर डालते हैं और वो डालते रहते हैं। उसकी बुनियादी वजह यह है कि उनकी ट्रेनिंग जो है किसी तौर पर भी, जो बदर अब्बास साहब ने कहा, कभी भी डेमोक्रेटिक एटमॉस्फेयर में नहीं हुई। और वो चाइना का जो सिस्टम है, आप कभी उनकी पॉलिट ब्यूरो की डिस्कशन देखें, उस तरह की गुफ्तगू वहाँ होती है, जिस तरह का तजाद वहाँ पर पाया जाता है, वो तो नामुमकिनात में से। हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट में भी पूछ के बोलते हैं, वहाँ तो नहीं बोलते, लेकिन वो पार्टी के बाहर फिर नहीं उसको आने देते। इमरान खान साहब की स्टडी जो है ना, ये बड़ी महदूद किस्म की है पोलिटिकल सिस्टम्स के बारे में भी। बस वो आप खुद देखें ना, जो इस तरह के बुक्स कभी कभी रिकमेंड करते हैं तो कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे वो जैसे बेस्ट सेलर टाइप की चीज़ें जो है ना वो करते हैं। और वो हमारे यहाँ वैसे भी पॉलिटिशियन का मामला है, वो पढ़ता बढ़ना करने बढ़ने का तल्लक ही नहीं। 8-8 10-10 साल जलावतनियाँ काट के आ जाते हैं, पल्ले कुछ नहीं होता जिंदगी में, स्वाइस में खाने के गप्पे लगाने के कुछ किया नहीं होता। वरना जो उस बंदे को 8 साल मिल जाएं, वो तो इतना बड़ा सिस्टम डिस्कस करके यहाँ लेके आ सकता है कि लो मैंने 8 साल में सोचा है, अब मैं ये मुल्क को तब्दील करूँगा। मसला यह है कि वक्त गुजारी है पाकिस्तान की सारी सियासत में, खा वो मौलाना फजल रहमान हो, खा कोई और हो, सब चाहते हैं कुछ अरसे के लिए हमें हुक्मरानी मिल जाए और फिर उसके बाद अगले देखेंगे क्या सूरत हाल होती है। यही इमरान खान साहब की हाल है बाकी जगहों। ठीक है शहजाद साहब, आपसे आखिरी बिल्कुल सवाल ये जो अभी दोनों ने गुफ्तगू की मेहमानों ने कि मुख्तलिफ सिस्टम्स को लेकर इमरान खान कंफ्यूज हैं और अपने फेलियर को निजाम पर डालने की कोशिश करते हैं, इसको कमेंट कर दीजिए। मेरा ख्याल है कि देखिए, अगर ये बरतानिया से ही रहनुमाई ले लेते तो देखते कि वहाँ पर जो लोकल बॉडीज़ का या लोकल गवर्नमेंट का जो निज़ाम है वो कितना मजबूत है। क्योंकि उसको समझा नहीं इन्होंने, उसको मुकम्मल तौर पे नहीं देखा। इन्होंने सिर्फ वहाँ पे वेस्टमिनिस्टर को देख के और वहाँ पर पार्लियामेंट को देख के इन्होंने समझा कि यही लेवल है हर फैसले का। मेरा ख्याल है वहाँ पर एक बुनियाद गलत बनती है। फिर ये जाहिर है कि आजकल आपको चीन की मिसाल बहुत ज़्यादा देते हैं बगैर रियलाइज़ किए हुए कि फेडरेशन के अंदर और फेडरल पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर क्या क्या मुश्किलात होती हैं और क्या वजूहात होती हैं और क्यों उसकी तरफ जाते हैं। मेरा ख्याल है ये जिस मुल्क की जो पार्टियाँ हैं, पोलिटिकल पार्टी, सियासी पार्टी, उनमें जमहूरियत ना हो, शख्सी हुकूमतें हों, शख्सी वहाँ पर कानून हो, शख्सी रवायात हों, वहाँ पर जमहूरियत का क्या निज़ाम चल सकता है। तो जब तक इनको सीखे ना जमहूरियत को अपनी पोलिटिकल पार्टीज़ के अंदर रह के, उस वक्त तक इनको जमहूरियत की समझ नहीं आएगी कि किस तरीके से लोगों के साथ लेके चलना है और किस तरीके से डिलीवर करना होता है, ताकि लोग इनको प्रेफर करें दूसरों के ऊपर। ये प्रेफरेंस लेनी है, ये कानून और वो जोर नहीं है कि मेरे पास ताकत है तो मैं अपना हर चीज़ को काबू कर सकता हूँ। मेरा ख्याल है ये फ़र्क है जो कि ये अभी तक समझ नहीं पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। और यह मकबूल जान साहब, मजहर अब्बास आज़ाद चौधरी साहब प्रोग्राम में मौजूद थे। हमने अपोजिशन की हालिया हिकमत अमली और हुकूमत के किरदार पर बात की। नतीजा यही कि पाकिस्तान की जितनी सियासत है, सबको इख्तिदार की ख्वाहिश बहुत है, मगर ना जमहूरियत का मतलब पता है, ना जिम्मेदारी का एहसास है, सिर्फ और सिर्फ वक्त गुजारी है। अब अपना फीडबैक भेज सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।